आणि जून. आवाज डिस्कनेक्ट होतोय सर. नाही सर, आवाज येत नाहीये तुमचा. येत नाहीये तुमचा. हॅलो. हा बोला. हॅलो. हा, आवाज डिस्कनेक्ट होते मध्ये मध्ये. हॅलो. हा, सेलर साहेब ऐकता का? हेलो. तो बोलो सर, बोलो. तो प्राइस एस्केलेशन का जो क्लॉज है ना, वो टेंडर में ही हम लोग डाले रहते हैं कि प्राइस एस्केलेशन कैसे पेएबल होगा. हेलो. तो आवाज बोला. हाँ सर बोलिए आवाज हाँ, प्राइस एस्केलेशन कैसे पेएबल होगा और प्राइस एस्केलेशन का टर्म्स कंडीशंस क्या रहेगा. तो उस टेंडर बुकलेट में जो टर्म्स कंडीशंस अपन देते हैं उसी के हिसाब से अपने को स्टिकअप रहने का है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते. जैसे इन जनरल पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में क्या है कि जो जिस मंथ में टेंडर रिसीव किया है उस मंथ के पहले के 3 महीने का एवरेज अपन बेसिक इंडेक्स लेते हैं. ओके. और जो जिस महीने में बिल आएगा वहां का अपन 3 महीने का एवरेज इंडेक्स लेते हैं. ये प्राइस एस्केलेशन कैलकुलेशन का बेसिक फंडा है. तो जो टेंडर में दिया हुआ है उसके अगेंस्ट अपन नहीं जा सकते. सर रिपीट करेंगे. हेलो सर रिपीट करेंगे. हाँ, टेंडर मध्ये जे कंडिशन आपण दिलेलं आहे ना प्राइस एस्केलेशनची, जैसे डेट ऑफ रिसीट ऑफ टेंडर से 3 महीना पहले का हम लोग जनरली बेसिक इंडेक्स लेते हैं. और जिस मंथ में उसका बिल आता है, फर्स्ट आरए बिल या सेकेंड आरए बिल, तो फिर वहां से एवरेज पकड़ते हैं 3 महीने का, उसका पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. मतलब टेंडर में जो कंडीशन दिया है उसके बाहर हम नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, लीगल इशू जो आता है. सर जो अपन बिल प्राइस एस्केलेशन के लिए जो इंडेक्स बुलाते हैं, हाँ, फर्स्ट आरए यानी फर्स्ट जो भी आरए बिल होगा उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स लेंगे या मीनवाइल का या आखिरी का? अभी देखिए कैसा है, जनरली नियम क्या है कि हर महीने में एक बिल आना चाहिए. ओके. हाँ, ये इरिगेशन का नियम है. लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे काम काफी डिले हो जाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट हम लोग देखते हुए 6 महीना, अगर मान लीजिए कि एक फर्स्ट आरए बिल आया है जनवरी में, ओके, और सेकंड बिल आ गया है सीधे जून में, ओके, तो अगर मैं अप्रैल में जून का इंडेक्स लेता हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को लॉस होता है. तो हम वैसे केस में क्या करते हैं कि जनवरी से जून तक का सीधे सरासरी बेरीज ले लेते हैं. नहीं सर, मेरा मतलब बिल आया का सर, सॉरी, बिल आया मतलब इंजीनियर ने एमबी रिकॉर्ड की वो या अकाउंट सेक्शन में बिल आया वो दिन? नहीं, जिस डेट को एमबी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि काम वहां पे हुआ है, मटेरियल का अच्छा यूटिलाइजेशन उसने वहां का किया है. हाँ, रिकॉर्ड एंट्री जब भी का है ना, बिल जब भी रिकॉर्ड हुआ है उस दिन से पकड़ना है. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिकॉर्डिंग 3 महीना पहले किया, मतलब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ने 3 महीना पहले यूज किया और बिल आज सबमिट कर रहा है, तो आज का हम इंडेक्स कर देंगे. हाँ, अच्छा, तो फिर इंडेक्स कहाँ का लेना? जनरल इंडेक्स लेंगे या पर्टिकुलर सिटी या मेट्रो का ऐसा कुछ होता है इंडेक्स? है महाराष्ट्र में जैसे मुंबई एक सेंटर है, पुणे एक सेंटर है ना. तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वहां का यूज करते हैं. जैसे पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, ये रेंज में. सोलापुर का तो शायद अलग इंडेक्स है. पुणे, सातारा, ये सब एक चलता है. मुंबई में कोंकण में मुंबई वाला चलता है, ऐसे है. नागपुर का विदर्भ नागपुर चलता है. सर इसमें जो थैंक यू सर. हेलो 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 हेलो. हाँ, आवाज येतोय, बोला. ओके सर, बोला. माझं झालं. थँक्यू. धन्यवाद सर. थँक्यू. अजून कोणाला प्रश्न आहेत का सर? आपलं नाव सांगून सांगा, जरा प्रश्न विचार. हॅलो. राठोड साहेब बोलिए सर. हाँ,
सर जो भाववाढीचा विषय आहे प्राइस एक्सलेशन त्याच्यामध्ये जो आहे जी आर मध्ये असं म्हटलेलं आहे की बिल सबमिशनचा डेट किंवा डेट ऑफ पेमेंट त्यावेळेसचा तो प्राइस इंडेक्स घ्यायचा असं म्हटलेलं आहे. नाही कुठल्या डिपार्टमेंट मध्ये इरिगेशन मध्ये तर असं नाही किंवा पीडब्ल्यूडी ला पण असं नाही. जी आर आहे आता मला आठवत नाही. माझ्याकडे एक 99चं एक केस होता. आता तर नवीन याच्यामध्ये प्राइस एक्सलेशन राहिलेलंच नाहीये. साहेब आपण कुठला म्हणजे कुठे आहे? कुठला डिपार्टमेंट? मी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला आहे. आता एमजेपी ची तर मला माहित नाहीये, पण हे बघा साहेब एमजेपी ला जे आहे शासनाचेच रूल लागू आहे. नाही तेच सांगतो. आता एक बघा, आता प्राइस एस्केलेशन आपल्याला समजा द्यायची आहे, बरोबर आहे. प्राइस एस्केलेशन कुठल्या बेसवरती आपण देतो? सिमेंट, स्टील किंवा मटेरियल जे कॉन्ट्रॅक्टरने वापरले, बरोबर आहे. हा म्हणजे 4-5 आयटम आहे. फ्युएल आहे, बिटुमिन आहे, पीडब्ल्यूडी ला सगळं आहे. आता मला एक सांगा, एक कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलं एप्रिल मध्ये किंवा मार्च मध्ये, ठीक आहे? नाही तो सर तो बिलकुल करेक्ट आहे. मी त्याच्यात ऍड करू इच्छित होतो. तुम्ही म्हणतात तो ते मी समजतो की ते तसं असलं पाहिजे ज्या वेळेस काम केलं, पण त्या एका सर्क्युलर किंवा जी आर आहे की त्याच्यामध्ये ते नमूद आहे की बिल सबमिशन डेट और पेमेंट डेट दोन्ही पैकी एक कुठली तरी असली पाहिजे. पेमेंट साहेब नाही पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत पाहिजे नाही हे माझं मत आहे. जे तुम्ही बोलता तर त्याला काही बेस असेल तेव्हा तुम्ही बोलत असाल, पण मला जे वाचायला भेटलं डॉक्युमेंट तर त्याच्यामध्ये आतानुसार ते कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. तुम्ही साहेबांच्याकडून घ्या आणि तुम्हाला ते जी आर काय आहे ते मला व्हॉट्सअप करा नंतर, मग आपण त्याच्यावरती बोलून घेऊ. ते चुकीचे आहे. जी आर जर काढला असेल शासनाने तरी सुद्धा चुकीचे आहे. ओके. आणि सर एक दुसरं विचारायचं होतं, जे ऑनगोईंग कॉन्ट्रॅक्ट आहेत जीएसटी पूर्वी आणि जीएसटी नंतर, तर त्या ऑनगोईंग कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये त्या व्हॅट रिटेन्शन हा एक प्रकार काय तो थोडा समजत नाही. तो कॅल्क्युलेशन कसा? त्याच्यामध्ये कसं आहे की शासनाने सप्टेंबर 17 मध्ये एक जी आर काढलेला आहे फायनान्स डिपार्टमेंटने. ओके. त्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअर कट म्हटलेलं आहे की जे व्हॅटची पिरियडची हे आहे कामं आहे आणि ज्याला जीएसटी नवीन ऍप्लिकेबल झाला त्याची कॅल्क्युलेशन कसे करायचे, आणि त्याच्यावरून समजा काही कॉन्ट्रॅक्टरला जास्त पैसे द्यायची असेल, लायबिलिटी गव्हर्नमेंट वरती क्रिएट होत असेल, ठीक आहे, तर ते लायबिलिटीची प्रपोजल बनवून आणि शासनाकडे मंजुरीला पाठवायची आहे. शासन मंजुरी देईल मगच ते पेमेंट होणार, असे आहे. बिलकुल बरोबर आहे. फक्त तो त्याचं आहे का आपल्याकडे थोडस टॅक्स रिटेन्शन जो आहे व्हॅट रिटेन्शन त्याबद्दल काही माहिती देता येईल का? रिटेन्शन कसे आहे साहेब? 1/1/19 ठीक आहे. भौतिक 1/19 आहे. माझ्या एक्झॅक्ट डेट नाही लक्षात, पण 1/1/19 आहे. 1/1/19 नंतर व्हॅट पीरियड ची सुद्धा जर 10 डिडक्ट करायची आहे असे आहे. व्हॅटची आता विषय पूर्णपणे संपलेला आहे, त्यामुळे व्हॅटची प्रश्नच आता येत नाही. म्हणजे समजा तुमच्या जुना टेंडर असेल ना तरी सुद्धा त्याला जीएसटी आता ऍप्लिकेबल आहे. नाही तो नाही म्हणतात. ज्यावेळेस आपण आता ते ऑनगोईंग कॉन्ट्रॅक्ट आहे 17च्या नंतर त्याचे कॅल्क्युलेशन करतो त्यावेळेस आपण व्हॅट रिटेन्शन 4% घेतो. तो मग त्याच्यात पीडब्ल्यूडी आयटम, लेबर आयटम त्या सर्वावर कसा घ्यायचा त्याबद्दलच विचारत होतो. जर असेल तर किंवा मग ज्यावेळेस मी नंतर फोन करेन त्यावेळेस मी डिस्कस करतो. बाकी कंटिन्यू करा नंतर आपण डिस्कस करू. मी हेच सांगतो. नाही मी हेच सांगतो. हॅलो पिरियडची टेंडर असेल तरी सुद्धा 1/1/19 नंतर व्हॅट एक्झिस्टन्स मध्ये नाही आहे. आता प्रत्येक कामावरती जीएसटी घ्यायची आहे. आता प्रश्न आहे की त्या पिरियडची कॉन्ट्रॅक्टरने त्या पिरियडला व्हॅट गृहीत धरून टेंडर कोट केलेला आहे, बरोबर आहे. तर त्याच्यासाठी सप्टेंबर 17 जी आर आहे फायनान्स डिपार्टमेंटची, ते आपल्याला ऍप्लिकेबल करून
आणि त्याच्यावरती जे कॉन्ट्रॅक्टरला एक्सेस बर्डन पडत असेल तर ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवायची आणि ते मंजुरी घेतल्यानंतर त्याला पेमेंट करायची. असे आहे सर, तो बरोबर आहे. माझा प्रश्न वेगळा होता. ठीक आहे सर, नंतर याच्यावर बोलता येईल. ओके, चालेल. तुम्ही माझा नंबर घ्या, मी बोलू. आपण काही डाऊट असेल तर. हो सर, हो सर, हो सर, हो. अजून कुणाचा का? हाँ सर जी नमस्कार. राजेश कुमार सर, मी शेलार. हाँ बोलिए सर. हेलो. हाँ अनम्यूट माइक सगळे एकदम नका बोलू. बोलिए सर. कोण बोलत होतं बोला. अनम्यूट करा माइक. हॅलो. हाँ सेलर साहब बोलिए. सांगा. आरबी जोशी बोलतो. बोलिए सर. आपका जो टेंडर है अगर माइनस में आया बिलो तो मैक्सिमम कितना बिलो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? ये बहुत कठिन प्रश्न है साहब. अभी आज के डेट में टेंडर 30% भी बिलो जा रहे हैं. तो उस केस में आपको एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ठेकेदार से लेना है और उसके बाद ही उसको वर्क ऑर्डर देने का है. आप 30% एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 30% भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें 2 केस है. हाँ. उसमें 2 चीज है. उसमें एक तो आपको जस्टिफिकेशन पहले लेना पड़ेगा, डिटेल्ड आइटम वाइज जस्टिफिकेशन. हेलो. हाँ बराबर. हाँ हेलो. नहीं, अगर ज्यादा आपको डिटेल्ड आइटम वाइज हाँ प्लीज रिपीट. आवाज नहीं आ रहा है. आवाज लेना पड़ेगा. सर आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है. सर आवाज डिस्टर्ब हो रहा है. प्लीज रिपीट. 30% बिलो जा करके या 35% बिलो जा करके. सर आपका वीडियो बंद करेंगे तो आवाज क्लियर आएगा. हाँ बोलिए सर, आवाज आ रहा है आपका. हाँ, ज्यादा से ज्यादा बिलो कितना एक्सेप्ट करना है या रीटेंडर करना है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी जा सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर का जस्टिफिकेशन आपको अगर ज्यादा बिलो होता है तो अगर जस्टिफिकेशन से आवाज नहीं है. आवाज क्लियर नहीं है. हाँ सर, आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद आपके यहाँ से. हाँ प्लीज रिपीट. हेलो. आवाज का प्रॉब्लम है सर. हाँ बोलिए ना सर. नहीं मुझे आ रही क्लियर आवाज. हाँ प्लीज रिपीट सर. हेलो. हेलो. हाँ आपका माइक अनम्यूट कीजिए सर. आपका माइक. राजेश कुमार. हेलो. माइक म्यूट हो गया सर आप. नहीं वो नेट का इशू था, नेटवर्क जा रहा था. हाँ बोलिए साहब. हाँ प्लीज रिपीट सर. उसका आपको आंसर रिपीट कीजिए सर, जोशी सर ने जो पूछा है वो. हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर का रेट 10% से ज्यादा बिलो है या जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको ठेकेदार से आइटम वाइज जस्टिफिकेशन लेने का है कि उसने जो रेट कोट किया है उसको कैसे परवड़ने वाला है. डिटेल आपको उसका जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा. अगर आप उस जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप वर्क ऑर्डर दीजिए, नहीं तो फिर उस टेंडर को कैंसिल कीजिए और रिकॉल कीजिए. ओके धन्यवाद सर. आगे नेक्स्ट शेलार साहेब, तुम्ही काय विचारणार होतात का? हेलो. हेलो. अभी एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि उन्होंने कहीं पे इंटरवेन किया था तो उनको कहा गया कि आपको ये अथॉरिटी नहीं है
आप नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन रेज। तो आपने बताया कि आप जरूर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उनका कहने का पूछने का मतलब ये था कि ये अथॉरिटी रूल वाइज हम लोग कोट कर सकते हैं क्या उसमें, ऐसा कहाँ पे है रूल में? यस, जो रूल हम कोट कर पाए। हाँ, अभी देखिए, एज एन अकाउंट्स ऑफिसर आप कहीं भी काम करते हैं, बराबर है, तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ होते हैं या उसके अंडर में होते हैं, बराबर है? हेलो, हाँ, यस करेक्ट। अभी हम एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, हमारा ये काम नहीं है कि काम में हमको ऑब्जेक्शन सिर्फ क्रिएट करना है, हमको इस चीज को पॉइंट आउट करना है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस चीज को नहीं मानता है तो वो हमको ओवर रूल करेगा, वो हमको रिटन में ऑर्डर देगा, बराबर है? हाँ, अगर वो रिटन में हमको ऑर्डर दे देता है तो हम हमारी तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी कर दी है, उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हो जाती है। नहीं, वो तो सही बात है, ये तो हमारा काम करने का ये तरीका है, लेकिन अगर कहीं पे रूल में है तो वो रूल कोट करने के लिए कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है, वो जानना चाहते हैं। ये साहब इसमें MPWA मैनुअल में एक जगह पे है, डिविजनल अकाउंटेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो दिया है, ठीक है, उसमें दिया है कि नो एनी फाइनेंशियल ऑर्डर विल बी क्लियर्ड बाय द will be passed by the executive engineer unless it is cleared by the divisional accounts officer। वो क्लियर कट इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, एक तो वो है। दूसरा, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के किसी भी जस्टिफिकेशन से या किसी भी ऑर्डर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन में एक ऑब्जेक्शन बुक का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मैं अपना ऑब्जेक्शन कोट कर सकता हूँ और उस पे ई का रिप्लाई ले सकते हैं, और बाद में जब ऑडिट आता है तो ऑडिट उस ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करता है। यही हमारे पास है उपाय। जी बिल्कुल। और दूसरी बात जो है, अभी हमारे साथी ऑफिसर ने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि ये 30% लेस हो गया, कितना लेस तक जा सकते हैं हम लोग बिलो? तो मैंने देखा है 50% बिलो भी गया है। हाँ, गया है, और मैं बोल रहा। और उसमें क्या होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि बाद में एक्सेस सेविंग स्टेटमेंट बन जाता है, 10 लाख का टेंडर का 10 लाख रुपया ले लेते हैं और कुछ काम बता के। तो ये सब गोलमाल जो होता है उसके बारे में आप थोड़ा टिप्पणी करेंगे तो अच्छा होगा, सबकी समझ में आएगा कुछ। देखिए कि हमारा रोल उसमें कितना लिमिटेड है। मैं समझ गया। हाँ, देखिए कैसा है कि टेंडर में एक क्लॉज है डेविएशन ऑफ वर्क से रिलेटेड, ठीक है। डेविएशन ऑफ वर्क में है कि आपका जो शेड्यूल बी का क्वांटिटी है और जो आपका एग्जीक्यूशन है, इसमें अगर कोई डेविएशन है तो उसको उस क्लॉज के अंडर में एग्जीक्यूट करना है। अब क्वांटिटी एक्सेस कैसे हो सकता है, तो 2-3 आइटम से हो सकता है। या तो आप क्लॉज 38 एग्जीक्यूट करें, करेक्ट, नहीं तो आप एक्स्ट्रा आइटम एग्जीक्यूट करें, है ना। यही दो उपाय है, तीसरा उपाय कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी EIRL के लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी 5,000 के ऊपर का EIRL, सॉरी 25,000 के ऊपर का EIRL है तो वो AC होता है, ठीक है। तो 25,000 से 10 लाख के काम में तो खत्म होगा नहीं, तो उसको AC के पास जाना ही पड़ेगा, एक। दूसरा, क्लॉज 38 का भी जो अथॉरिटी है वो AC ही है ना। तो अभी अगर AC का परमिशन लेकर के और वो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उसमें अपने हाथ में कुछ भी नहीं। बराबर नहीं, जैसे कि ये लोग ऐसा हथकंडा करते हैं कि जो छोटा छोटा आइटम रहता है, करेक्ट, समझो पूरे काम में बहुत छोटा आइटम रहता है, उसको ही ऐसा बड़ा बता देते हैं, उसमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिमिट में बिठा देते हैं। ऐसा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो प्राइस सब बढ़ जाता है और पूरा पैसा वो खा जाते हैं। मैं समझ गया आपकी बात कि 10 लाख के टेंडर को टेंडर लेते वक्त 6 लाख में ले लिया, हाँ बराबर है, और बैलेंस का 4 लाख का अमाउंट आगे जा करके एडजस्ट कर दिया क्वांटिटी बढ़ा करके। हाँ हाँ, तो उसमें आपके पास उपाय है कि क्लॉज 38 में 2 चीज दिया हुआ है। एक है कि
क्वांटिटी अगर 25% से एक्सीड करता है तो, और दूसरा साथ में अमाउंट उसमें दिया है कि आइदर 5000 और 125% ऑफ द क्वांटिटी। ओके, हेलो, हाँ, तो वहां पे आप 5000 का सहारा लीजिए तो ऑटोमेटिक वो रुक जाता है। वहां पे अगर 5000, हाँ, वहां पे अगर 5000 का आप सहारा लेते हैं तो ऑटोमेटिक रुकता है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, हेलो सर जी, एक्स्ट्रा आइटम और चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क ये कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? एक्स्ट्रा आइटम मींस द आइटम व्हिच इज नॉट इन द टेंडर। बराबर। ओके, चेंज और ऑफ चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क मतलब स्कोप ऑफ वर्क में ही चेंज हो गया। जैसे उसका, जैसे मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का 1000 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग बांधने का है, ठीक है, या मान लीजिए कि 90 फीट लंबा दीवार बांधने का है, तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ गया या कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो 100 मीटर कर दिया उसको, है ना, तो वो चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन होगा। तो चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो टेंडर में आइटम है उसी के तहत काम होता है, उससे बाहर आइटम नहीं आता है। लेकिन एक्स्ट्रा आइटम में जो टेंडर में आइटम नहीं है वो आ जाएगा। तो फिर वो एक्सेस सेविंग में आ गया ना, फिर एक्सेस कौन सा? जो हाँ, ये सही, वो एक्सेस सेविंग में आएगा। एक्सेस सेविंग में आएगा, तो उसको स्कोप ऑफ वर्क नहीं, चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क के लिए क्या है साहब कि जो टीएस का अथॉरिटी होता है, टेक्निकल सैंक्शन का, उसका मंजूरी आपको लेना मस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 125 लाख का 1.25 करोड़ का काम है, बराबर है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पावर में नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पे चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क करना चाहता है तो उसको एसी के पास जाना ही पड़ेगा उस स्कोप, चेंज ऑफ स्कोप को सैंक्शन लेने के लिए, देन ओनली ही कैन चेंज द स्कोप। नहीं, मैं ऐसा बात कर रहा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वो हाइड किया कि स्कोप ऑफ वर्क है करके। जब बिल आता है तो ऑडिट पता चलेगा कि ये स्कोप ऑफ वर्क नहीं है कि या है करके। वो तो साहब कैसे है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम टेक्निकल लोग नहीं है, इतना अपने को समझेगा ही नहीं। अगर वो दिखाएंगे तो उनके बात पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो भी क्लास 1 ऑफिसर है, इतना रिस्क तो नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि टेक्निकल ऑडिट वगैरह पहले क्या होता था, एक चीज और बताता हूँ आपको कि पहले मतलब लास्ट ईयर तक टेक्निकल ऑडिट नहीं होता था। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में सारे कॉर्पोरेशंस में टेक्निकल ऑडिट चालू हो गया है। जैसे फाइनेंशियल हम लोग का ऑडिट होता है, फाइनेंस का, है ना, एजी का ऑडिट होता है या स्टेट फाइनेंस का ऑडिट होता है, वैसे अभी लास्ट ईयर से टेक्निकल ऑडिट भी शुरू हो गया है। इसलिए अभी हर इवन इरिगेशन के ऑफिस में भी लोग एक्सेस करने से या स्कोप चेंज करने से ये कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये रिसेंट डेवलपमेंट है लास्ट ईयर से। हेलो, थैंक यू। ओके सर। हेलो, प्रश्न होता का? हेलो, हाँ बोलिए साहब। हेलो, हाँ सर, टेक्निकल ऑडिट कहाँ तक जरूरी है इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। नहीं, टेक्निकल ऑडिट कहाँ तक जरूरी है ऐसा नहीं है साहब। कैसा है, जैसे अकाउंट्स सभी काम सर जी, नहीं, ये सभी कामों के लिए तो टेक्निकल ऑडिट नहीं हो सकता है। हाँ, वही तो, उसका लिमिट तो थोड़ा बताइए ना। जैसे कैसे एजी का ऑडिट कैसे होता है, एजी ऑडिट सभी काम का ऑडिट नहीं करता है। वो क्या करता है, टेस्ट चेक करता है 5% या 10% काम का, करेक्ट, काम पर करने वाले, दैट इज जस्ट टेस्ट चेक। अब उसमें ये गारंटी नहीं है ना कि ये काम आएगा और ये काम नहीं ही आएगा, कोई भी ले सकते हैं। हेलो, अच्छा, ओके। हॅलो, हाँ सब बोलिए। जठार साहेबांचा प्रश्न होता सर, आहेत का? पराशरे जी। हॅलो, हा, महाजन साहेब तुम्हाला विचारायचा प्रश्न? ते नवरत्न जोशी कोण आहे त्यांना विचारायचा प्रश्न. नवरत्न जोशी त्यांचा झाला ना विचार? झालं साहेब, नाही त्यांनी झालं जोशी साहेबांचे झाले प्रश्न. हाँ, साहेब नहीं दिसत, ठीक है। हाँ, पराशरे जी। हेलो, हेलो, बोलिए साहब। हाँ सर,
हाँ सर, मी बाळासाहेब कोळेकर, WHO हेल्थ डिपार्टमेंट पुणे बोलतो. बोलिए सर सर. मी सांगलीला होतो. तर सांगली को थे तब कैसे कि हमको सब्सिडरी का बिल्डिंग मानना था. तो वो जो है बिल्डिंग का एस्टिमेट हम लोग ने